Hello guys, welcome to my YouTube channel Study Trench. In this channel, you will be provided with all the important current affair videos covering both national and international news. See, all my videos are very relevant from your exam point of view, be it central level or state level exams, cause you know that current affair is the root of all exam in today's time, है ना? तो करंट अफेयर्स से अगर आपको लेटेस्ट अपडेशन चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को फॉलो करिए. So without wasting a single second, let's straight away move to today's topic. Okay, the topic is Muslim protesters march against Indonesia's new job creation law. टॉपिक बहुत लेंदी है ना सुनने में, but don't worry guys. इस तरह से आपको समझाया जाएगा, इस तरह से आपको बताया जाएगा कि आपको बहुत ही ज़्यादा इजी वे में आपके दिमाग में बैठ जाएगा और आपको सब कुछ याद हो जाएगा. ओके, हम आपको रटाने का काम नहीं करेंगे, हम आपको एक्सप्लेन करेंगे और आपको एक एक बेसिक चीज़ें समझाएंगे. सो लेट्स बिगिन. सी, इन टुडेज टाइम, बी इट USA, China, Russia, Australia, or you can say Indonesia, every country is busy in changing their laws, amending their laws, making new rules and regulations according to the करंट नीड्स ऑफ द सोसाइटी, है ना. जैसे जैसे सोसाइटी की डिमांड्स होगी, जैसे जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ की डिमांड होगी, वैसे वैसे जो रूल्स हैं वो पार्लियामेंट में अमेंड होते रहेंगे. ठीक ऐसा ही एक रूल इंडोनेशिया में भी अमेंड हुआ है. उस रूल का नाम है जॉब क्रिएशन लॉ. कॉमनली उसे कहा जाता है ओमनीबस लॉ. ओके, अब इस लॉ में ऐसा क्या है कि इंडोनेशिया में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है. देखो, इस लॉ के पास होते ही इंडोनेशिया में ह्यूज रेंज में वायलेंट प्रोटेस्ट हुआ है. ओके, यहाँ वहाँ पब्लिक प्रॉपर्टीज़ का डिस्ट्रक्शन हुआ है. प्रोटेस्ट स्प्रेड जितने भी हुए हैं, जितने भी प्रोटेस्ट हुए हैं, सब पूरी की पूरी तरह से वायलेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो गए हैं. ओके, और आपको पता है कि इंडोनेशिया इट्स द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलेटेड मुस्लिम नेशन, है ना. अगर पता नहीं है तो अब जान लीजिए, इंडोनेशिया इज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलेटेड मुस्लिम नेशन. और वहाँ पे इस तरह का पैनिक या पैथेटिक कंडीशन अराइज करना यानी कि एक सीवियर कंडीशन है. ओके, अब देखो, ये लॉ ऐसा है क्या कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई हैं. ये जो ओमनीबस लॉ है, इसको कॉमनली ओमनीबस लॉ कहा जाता है क्योंकि पहले के जितने भी लेबर लॉज थे इंडोनेशिया में, उन सारे लॉज को मर्ज करके एक ही लॉ में फॉर्म कर दिया गया है, जिसको कहा जाता है ओमनीबस लॉ. और वहाँ के जो प्रेसिडेंट है मिस्टर जोको विडोडो, ओके, ही हैज़ amended 79 previous laws. Yes guys, you heard it right. टोटल 79 लॉज को अमेंड किया गया. अमेंड करना मतलब मॉडिफाई करना, चेंज करना. ओके, रिमूव नहीं किया गया, अमेंड किया गया. और क्यों किया गया है? प्रेसिडेंट का मानना है कि ये अमेंडमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी था. क्यों? क्योंकि वहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर्स, वहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इन्वेस्टमेंट की ज़्यादा ज़रूरत थी. और जिस तरह से इंडोनेशिया का जो ग्रोथ लेवल है वो डिटोरिएट हो रहा है, इसलिए वहाँ पे इमीडिएट रैपिड ग्रोथ की ज़रूरत है. और इसी चीज़ को ध्यान रखते हुए प्रेसिडेंट ने इस लॉ में अमेंडमेंट किया है. ओके, बट इस लॉ में ऐसा क्या है कि लोगों ने इसको इतने वायलेंट तरीके से प्रोटेस्ट किया है? लोगों का मानना है कि ये जो लेबर लॉ है, ये लेबर लॉ जो है उनके बेसिक राइट्स को ख़त्म करता है, उनके बेसिक राइट्स की नीड को कम करता है, इंक्लूडिंग एनवायरमेंटल प्रोटेक्शंस को भी एक रिस्क दे रहा है. ठीक है, तो लोग फाइनली क्या कह रहे हैं कि ये हमारे जो बेसिक राइट्स है, ये तो हमारी बेसिक राइट्स को ही ख़त्म कर रहा है. और प्लस जो एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट को भी ये हार्म कर रहा है लेबर लॉ. थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है ना कि लेबर लॉ से एनवायरनमेंट का क्या लेना देना है. कोई बात नहीं, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपका सारा डाउट क्लियर होता जाएगा. ओके, तो अब देखते हैं फाइनली जॉब क्रिएशन लॉ ऐसा है क्या कि इसमें इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ है. बट बिफोर दैट हम आपको दिखाना चाहेंगे कि एक हल्का सा व्यू, एक हाईलाइट दिखाना चाहेंगे वहाँ के प्रोटेस्ट का. स्टूडेंट्स प्लीज़ सी कि कितनी बुरी तरीके से वायलेंट हुआ है. सी द डिस्ट्रक्टिव नेचर ऑफ द फायर, सी द पुलिस अथॉरिटी, सी द पीपल रनिंग हियर एंड देयर.
ये देख रहे हो ना, ये सारा का सारा आउटकम है आपके प्रोटेस्ट का। इतना वायलेंट रेंज में प्रोटेस्ट हुआ है कि पूरा का पूरा इंडोनेशिया हिल गया है। ओके, अब देखते हैं कि इस लॉस की क्या फीचर्स हैं और क्या सिनेरियो है। ऑलराइट, अब देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से मेजर चेंजेस आए हैं इस न्यू ओमनीबस लॉ में। वैसे तो बहुत सारे चेंजेस आए हैं, अप्रॉक्स 79 चेंजेस जो हमने पहले पढ़ा था, लेकिन जो मेजर हाइलाइट्स हैं इस अमेंडमेंट के वो हम लोग फोकस करेंगे। फर्स्ट इज फॉरेन वर्कर्स। ऐसे कौन कौन से अमेंडमेंट्स है जो फॉरेन वर्कर्स से रिलेटेड है। देखो फ्रेंड्स, अगर कोई अदर कंट्री में किसी और कंट्री में जाके काम करता है तो वो फ्री में काम नहीं कर सकता, ही हैज़ टू शो वर्क परमिट। सेम वही प्रिंसिपल अभी भी इंडोनेशिया में फॉलो हो रहा है कि कोई कंपनी अगर किसी फॉरेन वर्कर को अपने कंपनी में एम्प्लॉयमेंट दे रही है तो उस वर्कर को वर्क परमिट देना पड़ेगा। ये तो अभी भी है, लेकिन इसमें चेंज क्या हुआ है। देखो, ध्यान देने वाली बात अब यहाँ है कि अगर कोई फॉरेन वर्कर किसी स्टार्टअप कंपनी में है या किसी बिजनेस विजिट से आया है इंडोनेशिया या किसी तरह का रिसर्च करने आया है कोई सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक, तो उस केस में उसको वर्क परमिट दिखाने की ज़रूरत नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड। ऑलराइट, ये ध्यान रहा। नेक्स्ट क्या इंपॉर्टेंट चेंज हुआ है कि वैसे तो जितने भी लेबर्स होते हैं उनका एक मिनिमम वेज फिक्स रहता है कि इससे कम आपको सैलरी नहीं मिलेगी। अब ये चीज़ भी उनकी खतरे में है, क्योंकि अब पॉसिबिलिटी है कि एम्प्लॉयज़ की जो मिनिमम वेज की जो प्रोविज़न थी वो हो सकता है कि रिमूव हो जाए। डिफर मीन्स रिमूव हो जाए, ये पॉसिबिलिटी है कि हो जाए। हालांकि गवर्नर गवर्नर के ऊपर अभी भी ये कंडीशन है कि वो खुद से डिसाइड कर सकता है कि किसी सर्टेन सिटीज़ में या किसी सर्टेन केसेस में इकोनॉमिक ग्रोथ और इन्फ्लेशन रेट के बेसिस पे अगर वो चाहे तो वहाँ का एक मिनिमम वेज फिक्स कर सकता है, लेकिन ये सिर्फ गवर्नर डिसाइड करेगा। नेक्स्ट क्या है, ओवर टाइम लिमिट। अब ओवर टाइम लिमिट में क्या प्रॉब्लम है भाई। ये लॉ कहता है कि मैक्सिमम ओवर टाइम आवर्स जो है वो 4 आवर्स पर डे हो सकता है या फिर 18 आवर्स अ वीक, 4 घंटे एक दिन या 18 घंटे पूरे एक हफ्ते में। ये आपका मैक्सिमम ड्यूरेशन है ओवर टाइम का। अब ओवर टाइम को लेके क्यों बवाल हो रहा है, क्योंकि आपको पता है ओवर टाइम लोग पागल तो है नहीं करते हैं। ओवर टाइम इसीलिए करते ताकि उनको ज़्यादा पैसा मिले, ओवर टाइम का पैसा ज़्यादा होता है, इसीलिए लोग ओवर टाइम ज़्यादा करना चाहते हैं। लेकिन इस लॉ के आने के बाद एक ओवर टाइम करने की लिमिट दे दी गई है, और एक तरह से अच्छा भी है, क्योंकि इंसान ह्यूमन है, वो मशीन तो है नहीं कि वो 24 घंटे काम करे। द बॉडी नीड्स सम रेस्ट। अब वो इंसान को नहीं समझ में आ रहा तो दैट्स हिज ओन प्रॉब्लम, बट 10 घंटे से ज़्यादा आई डोंट थिंक कि लोग काम कर सकते हैं। 10 घंटे या ज़्यादा 12 घंटे, अगर कोई बहुत ही ज़्यादा जीनियस एंड स्पेंडुलस पर्सन है तो, इजंट इट। बट लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि इनका जो ओटी है, ओटी से जितना पैसा होता है वो बहुत ज़्यादा मिलता था और वो ओटी कम हो गया तो पैसा कम हो गया। ओके, और ये जो ओवर टाइम आवर्स है, हालांकि ये जो ओवर टाइम की जो लिमिटेशन है किसी सर्टेन बिजनेस सेक्टर्स के लिए या वर्क के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ज़रूरी नहीं कि सारे वर्क सेक्टर्स में ही एप्लीकेबल हो, किसी पर्टिकुलर वर्क सेक्टर्स में एप्लीकेबल नहीं है, वो डिसाइड करेगा वहाँ का पार्लियामेंट। नेक्स्ट, अब देखते हैं कि इस लॉ से एनवायरनमेंट को क्या हार्म हो रहा है। अब लेबर लॉ हुआ, हमने देखा था पहले कि लेबर लॉ से लोगों की बेसिक जो राइट्स है वो तो वायलेट हो रही हैं, वो उनको फील हो रहा है कि हमारी बेसिक राइट्स जो है वायलेट हो रही है, प्लस एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन भी एक रिस्क पे है। ऐसा क्यों, अब देखते हैं कि अमेज़ॉन जानते हैं आप, अमेज़ॉन जो है आपका हार्ट ऑफ द अर्थ कहा जाता है, यानी ऑक्सीजन सिलेंडर ऑफ द वर्ल्ड। अर्थ का ही ऑक्सीजन सिलेंडर है। अमेज़ॉन रेन फॉरेस्ट अगर ना हो तो पूरे अर्थ पे ऑक्सीजन लेवल की बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी होगी। और अमेज़ॉन के बाद इंडोनेशिया सेकंड प्लेस में आता है जहाँ पे लार्जेस्ट एरिया कवर होता है अंडर फॉरेस्ट। इंडोनेशिया कम्स अंडर सेकंड पोजीशन आफ्टर अमेज़ॉन। ओके, वहाँ का फॉरेस्ट एरिया उसके एरिया के हिसाब से
उस इंडोनेशिया की एरिया के हिसाब से मैक्सिमम एरिया जो है फॉरेस्ट के अंडर आता है। और ये जो लॉ है, इस लॉ के अप्रूव होने के बाद अब क्या होगा कि जो पाम ऑयल प्लांटेशंस है, इंडोनेशिया, पता है आपको, इंडोनेशिया में पाम ऑयल बहुत ही हाई लेवल में होता है, बहुत ही ज़्यादा होते हैं, बहुत ही हाई प्रोडक्शन होता है। और पाम ऑयल का प्लांटेशन प्लस माइनिंग कंपनीज, इन दो कंपनीज का जो बूस्ट है बहुत ही रैपिडली हो रहा है। और ये दो प्रोडक्शन हाउस जैसे जैसे बढ़ेंगी वैसे वैसे डिफॉरेस्टेशन रेट भी हाई होगा। लोगों का ये डर है कि जिस तरह से पाल्म ऑयल का प्लांटेशन हो रहा है, क्योंकि प्लांटेशंस में सिर्फ पाल्म ऑयल भी नहीं है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट हर्ब्स है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट वेजिटेशंस है जिनका होना ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ पाल्म ऑयल के प्लांटेशन की वजह से बाकी अदर प्लांटेशंस को डिफॉरेस्टेशन की तरफ ले जाया जा रहा है। और माइनिंग कंपनीज तो जानते ही हो, जहाँ माइनिंग होगा वहाँ की तो ज़मीन ही नहीं बचती है, तो प्लांट्स का तो कोई सवाल ही नहीं होता। तो ये सारी कंसर्न्स हैं जो लोगों ने जताई हैं। और प्रीवियस लॉ में एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा कॉन्सेप्ट था कि अगर कोई भी कंपनी या कोई भी इंडस्ट्री सेटअप करना चाह रहा है तो उसका ये कंडीशन था कि एटलीस्ट 30% एरिया जो है उसके आसपास का फॉरेस्ट कवर्ड होना चाहिए। ओके, ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा लॉ था। बट अब जो है, अब ये सारे चेंजेस हो गए हैं। और पहले ये लॉ था कि अगर कोई भी कंपनी कहीं भी अगर सेटल्ड है, उसके आसपास अगर किसी भी तरह का एनवायरमेंटल डैमेज हो रहा है, ठीक है, एनवायरमेंटल डैमेज अगर हो रहा है तो वो कंपनी रिस्पॉन्सिबल होगी उस डैमेज को रिकवर करने में। बट नाउ दिस लॉ हैज़ बीन रिमूव्ड। ऑफ कोर्स किसी भी चेंज की वजह से कुछ पॉजिटिव होता है तो कुछ नेगेटिव भी होता है। ऑलराइट। और जो इंडोनेशिया के जो एनवायरनमेंट मिनिस्टर है मिस्टर सीती नुरबैबाकर, उन्होंने अपने कंसर्न दिखाए हैं कि इस तरह के लॉज आने के बाद एनवायरनमेंट के ऊपर रिस्क और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये है आपका एनवायरमेंटल कंसर्न्स। अब समझ में आया टोटल सीन क्या है। नेक्स्ट अब देखते हैं हम इंडोनेशिया के बारे में। अब सारे लॉज के बारे में तो जान लिया, एक ओवरव्यू ले लिया हमने। अब कुछ फैक्ट्स देखते हैं इंडोनेशिया के बारे में, बेसिक फैक्ट्स। हो सकता है आपको पता हो बिकॉज यू ऑल गाइज आर वेरी इंटेलिजेंट, बट फॉर दोज हु डोंट नो, लेट मी जस्ट tell a brief information about Indonesia. See, Indonesia has the largest Muslim population in the world. Now let's focus on some basic facts about Indonesia. Some must be aware of these facts, but some may not be. See, Indonesia has the largest Muslim population in the world with approximately 86.7% of Muslims. See the vast population of Muslims in Indonesia. But despite of being a Muslim majority country, it still is a secular state. See, Indonesia is a secular state. Though being a Muslim majority country, it is a secular state. Indonesia is world's largest archipelago country. What do you mean by the archipelago? I have written for you that it's a long chain of many islands. Let me just show you in map, students. You are able to see the grey shaded portion, the grey portion. All the grey portion comes under the map of Indonesia. You could see over here half of Papua New Guinea. Okay, this area is also the western area of Papua New Guinea comes under Indonesia. And see the Indonesia, the landmass is not at all continuous over here. It's a combination of chain of islands. Okay, many different islands combined together to form a single country called Indonesia. That's why it's called archipelago. Are you able to follow now? Yes. So now, are you clear with the point? Now let's move on to other important point, that president. You must have heard about this news also. The president has declared that the capital of Indonesia, Jakarta, will now be relocated, or its capital will now be relocated to Borneo Island in East Kalimantan. Why it will be relocated? Because the Jakarta capital is sinking now. ये डूब रहा है, इस वजह से अब जो है जकार्ता कैपिटल नहीं रहेगा। कुछ टाइम बाद इसका कैपिटल जो है बोर्नियो आइलैंड में शिफ्ट हो जाएगा, और कोई रीज़न नहीं है और कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है। और ये दो इम्पोर्टेंट एक्टिव वॉल्केनोस हैं आपके इंडोनेशिया में, जो कि जावा आइलैंड में है, केल्यूड एंड मेरापी।
और ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं कि आपके जो प्रेसिडेंट, जो करंट प्रेसिडेंट है, हिज नेम इज जोको विडोडो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडोनेशिया इज मोहम्मद सयारिफुद्दीन, currency is Indonesian rupiah. And that was all for my lecture. I just want you to please like, comment, share and subscribe my channel, and please tell me if you have any kind of doubt, if you want to give me any kind of advice. Please be free and be safe. Thank you guys, and stay tuned for my next video. Thank you so much.